लखन सुबह सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाने लगा। लखन रोज लकड़ियां तोड़कर लाता और गांव में जाकर बेचता। जो भी थोड़े पैसे मिलते उससे जैसे तैसे अपना पेट भरता। उस दिन जब लखन लकड़ियां काटने गया, उसने देखा कि बहुत सारी पेड़ पहले से ही काटी हुई थी। अरे ये क्या हुआ? लगता है आज शमू मुझसे पहले आकर लकड़ियां तोड़कर चला गया। वैसे भी शमू को मुझसे ज्यादा लकड़ियों की जरूरत होती है, इसीलिए आया होगा। चलो अब जंगल के और अंदर जाना होगा। लखन और अंदर चला गया। उसने देखा कि बीच जंगल में बहुत से पेड़ थे। उन पेड़ों को देखकर, अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ हैं। अगले 2 महीने तक रोज लकड़ियां काटूं तो भी कम नहीं पड़ेगी। लखन ने कुल्हाड़ी उठाई। तभी उसने देखा कि ऊपर एक बंदरिया अपने छोटे बच्चे के साथ उस पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी। और वह बंदरिया इतने प्यार से अपने बच्चे को पकड़कर बैठी थी। यह देखकर लखन रुक गया। यह क्या करने जा रहा था मैं? अगर मैंने यह पेड़ काट दिया तो इस बंदरिया और उसके बच्चे का घर टूट जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद इस पेड़ पर बहुत सारे फल हैं, इसलिए बंदरिया शायद यहीं रहती होगी। चलो मैं कोई ऐसा पेड़ काटता हूँ जिस पर कोई जानवर या पक्षी का घर ना हो। लखन और आगे चला गया और उसने अपनी जरूरत के मुताबिक अपनी लकड़ियां काटी और उन्हें बेचने चला गया। ऐसे ही दिन गुजरते गए। लखन रोज उस बंदरिया और उसके बच्चे को देखता और कभी कभी लखन बंदरिया के लिए घर से रोटी भी ले आता। एक दिन जब लखन लकड़ी काटने गया, तब उसने देखा कि शामू उसी पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था जिस पेड़ पर बंदरिया रहती थी। शामू को उस पेड़ को काटते देखकर, अरे शमू, ये क्या कर रहे हो? ये क्या सवाल है? ऊपर वाले ने तुझे आंखों की जगह बटन लगाकर भेजा है क्या? दिखाई नहीं देता? लकड़ियां काट रहा हूँ। वो तो मैं देख रहा हूँ शमू, लेकिन इस पेड़ की लकड़ी ही क्यों काट रहे हो? किसी और पेड़ की लकड़ी काटो। पेड़ पर देखो, एक बंदरिया का घर है, उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी है। तो क्या हुआ? बंदरिया किसी और पेड़ पे चली जाएगी। इतने सारे पेड़ जो हैं। लेकिन शमू, लेकिन कुछ नहीं, चल निकल जा यहाँ से। आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। और सुन, इस पेड़ को तो सिर्फ मैं ही काटूंगा, ये ध्यान रखना तुझे चाहिए। और कहीं और जगह चला जा, वरना ये कुल्हाड़ी देख रहा है ना, मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी इस कुल्हाड़ी को तुझ पर चलाने में। शामू पेड़ काटने लगा। लखन बेचारा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और आगे चला गया। दोपहर के समय जब लखन जंगल से लौट रहा था, तब लखन ने देखा कि शामू ने वह पूरा पेड़ काट डाला था। लखन को बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसकी नजर उस पेड़ की बड़ी लकड़ी के नीचे गई, तो उसने देखा कि वह बंदरिया लकड़ी के नीचे मरी पड़ी थी। उसे देखकर लखन की आंखों में आंसू आने लगे। लखन को लग रहा था कि शायद उसके बच्चे की भी मौत हो गई होगी। लखन उस बंदरिया के पास गया। तभी उसने देखा कि बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को अपनी गोद में सुरक्षित रखा था। ये ऊपर वाले, इस बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को गोद में सुरक्षित रखा है। माँ आखिर माँ ही होती है, लेकिन इस बच्चे का क्या होगा? शमू भी कितना दुष्ट है। मैंने बताया था उसे इस पेड़ पर इस बंदरिया का घर है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर लखन ने वहीं गड्ढा खोदकर उस मारी हुई बंदरिया को उस गड्ढे में डाल दिया। फिर उसके बच्चे को गोद में उठाकर अपने साथ उसे घर ले आया। उस दिन से लखन अपने भाई की तरह उस छोटे बंदर को साथ रखने लगा। एक दिन लखन लकड़ी काटने जा रहा था। तब, क्यों लखन, सुना है तूने किसी बंदर को पाल रखा है? अरे खुद का पेट तो तुझसे भरता नहीं, अब उस बंदर को क्या खिलाएगा? वो वही बंदर है शमू, जिसकी माँ के तुम हत्यारे हो। मैंने तुम्हें कहा था कि उस पेड़ पर उस बंदरिया का घर है, फिर भी तुमने वो पेड़ काट दिया। वो बंदरिया पेड़ से गिरकर मर गई, इसलिए मुझे इंसानियत के नाते उस बंदर को अपने साथ ले जाना पड़ा। अगर मैं उसे नहीं ले जाता तो उस जंगल में ऐसे ही उसकी मौत हो जाती। वाह, तू बड़ा दयालु है ना। सारी दुनिया की इंसानियत और अच्छाई सिर्फ तुझ में ही भरी हुई है ना। शमू, मेरी तुमसे विनती है कि आगे से तुम कोई भी पेड़ काटते समय थोड़ा ध्यान दो कि जैसे किसी जानवर या पक्षी का घर न टूटे। अरे लखन, मैंने पहले भी एक बार तुझसे कहा था कि तू मुझे मत सिखा। जब तू कुल्हाड़ी हाथ में लेना सीखा था ना, उससे कई साल पहले मैं लकड़ियां काट रहा हूँ। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर शमू ने लखन को पीटना शुरू कर दिया। पीटने के बाद शमू ने लखन को धमकाते हुए कहा, अगर तू फिर से इस गाँव में लकड़ी काटने आया तो तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बेचारा लखन मारा पीटा घर चला गया और बंदर से बात करने लगा। चलो दोस्त, अब इस गांव से हमारा दाना पानी उठ गया है। उस शमू ने मुझे पीट कर साफ साफ चेतावनी दी है। अब जान बचानी है तो इस गांव को छोड़कर जाना ही बेहतर होगा। चलो हम कहीं और जाकर अपनी अपनी दुनिया बसाएंगे। लखन बंदर को अपने कंधे पर बैठाकर गांव से कहीं दूर जाने के लिए निकल गया। दिन बीत रहे थे और लखन दर दर भटकते हुए काम की तलाश कर रहा था। न तो उसे काम मिल रहा था और न ही रहने का ठिकाना। जैसे तैसे वह अपने लिए और बंदर के लिए एक वक्त का खाना पा रहा था।
एक दिन वह ऐसे ही थककर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बंदर उसकी गोद में सोया हुआ था। तभी वहाँ एक योगी बाबा आए। प्रणाम योगी बाबा। कर लिया हूँ पुत्र, एक बात बताओ, तुम इस बंदर को ऐसे गुड्डे में लेकर क्यों बैठे हो? बाबा, इसने अपनी माँ को खो दिया है। इसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आया था। हमारे गांव के एक गुंडे की वजह से मुझे गांव छोड़ना पड़ा। अब मैं काम की तलाश में थकते थकते बैठा हुआ हूँ। पुत्र, तुम्हारा दिल साफ है और तुमसे किसी का दुहक नहीं देखा जाता। तुमने एक अनाथ बंदर की जिम्मेदारी लेकर उसे एक परिवार दिया है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे आश्रम में रह सकते हो। मेरे आश्रम में मेरे कुछ शिष्य रहते हैं और कई बार अन्य लोग भी आते हैं। उनके भोजन और रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी अगर तुम उठाओ तो मुझे बहुत आनंद होगा। ये तो मेरी खुशकिस्मती है बाबा। मुझे आपके साथ रहने में बहुत खुशी होगी, लेकिन मेरा बंदर भी मेरे साथ आएगा। मैं इसे कहीं नहीं छोड़ सकता। हाँ पुत्र, तुम इसके साथ आ सकते हो। लखन बाबा के साथ उनके आश्रम चला गया। लखन अब योगी बाबा के आश्रम में सफाई सुथाई, भोजन व्यवस्था और उनकी सामग्री लाता, बाबा जी के शिष्यों की मदद करता और ऐसे सारे काम करने लगा। लखन का बंदर हमेशा उसके साथ रहता था। योगी बाबा लखन का काम और उसकी मेहनत देखकर खुश थे। बाबा हमेशा अपने शिष्यों और साथियों से लखन की तारीफ करते रहते थे। बाबा जी का एक शिष्य था बिरजू, जो लखन की तारीफ से बहुत जलता था। उसे लगता था कि लखन तो एक साधारण लड़का है, फिर भी बाबा जी उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। जबकि मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी बाबा जी को मेरी कोई अहमियत नहीं है। एक दिन, बिरजू भाई, ये लीजिए, आपके लिए ताजे फल ले आया हूँ। लखन, आजकल तुम ज्यादा आराम करने लगे हो। तुम्हें ताजा खाना न पकाने पड़े इसलिए ताजे फल ले आते हो। ऐसी बात नहीं है भैया, वो बाबूजी ने आज सबको फल बांटने को कहा है, इसलिए मैं फल लेकर आया था। लखन बात कर ही रहा था, तब उसका दोस्त बंदर आया और उसने बिरजू के सारे फल खा लिए। अरे अरे, ये क्या? अरे संभालो तुम अपने इस बंदर को। पूरे आश्रम को सर पर उठाकर रखा है। ये बंदर मेरे फल खा गया। लखन, अभी के अभी भगाओ इस बंदर को इस आश्रम से, नहीं तो मैं योगी बाबा से इसकी शिकायत करूंगा। बिरजू भाई, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपके लिए मैं और ताजे फल लेकर आता हूँ, लेकिन मेरे इस भाई को मैं अपने से अलग नहीं कर सकता। बिरजू को लखन पर बहुत गुस्सा आया। उसने योगी बाबा से लखन की शिकायत की, लेकिन बाबा जी ने पक्ष लेकर बिरजू को ही सुनाया और वह ध्यान मग्न हो गए। आज तो हद हो गई। इसकी वजह से गुरुजी ने मुझे डांटा। इसका कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन इस तरह से मेरा नाम भी ना आए और इसकी छुट्टी हो जाए। कुछ दिन बाद योगी बाबा को उस गांव के राजा ने अपने राजमहल में आने का आमंत्रण दिया। योगी बाबा अपने शिष्यों के साथ लखन को लेकर राजमहल चले गए। राजा ने बड़ी खातिरदारी से उनका स्वागत किया। 2 दिन राजमहल में रहने के बाद सब आश्रम लौट गए। फिर 2 दिन बाद राजा अपने कुछ साथियों के साथ आश्रम आए। क्षमा करें बाबूजी, यहाँ आकर आपको कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन बात ही ऐसी है कि मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा। कोई बात नहीं, आपके आने का कारण बताइए। समझ नहीं आ रहा, कैसे कहूँ बाबूजी, 2 दिनों से हमारी महारानी का 9 लाख का हार कहीं गुम हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गायब हो गया। साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्या हमारे जाने के बाद से वह हार गुम हुआ है? सच कहूँ तो हाँ। मतलब हम में से किसी ने वह हार चुराया है, ऐसा कहना है आपका? नहीं बाबूजी, मैं आप पर शक करने का बाप नहीं कर सकता, लेकिन महारानी की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। महाराज, आपके यहाँ आने की वजह से मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन मैं अपने सारे शिष्यों को अच्छे से जानता हूँ। मेरे शिष्यों में से कोई भी चोरी जैसा काम नहीं कर सकता। फिर भी अगर आपको तसल्ली न हो तो आप सबकी तलाशी ले सकते हैं। राजा के साथ आए हुए साथियों ने सबकी तलाशी ली। लखन की झोली में 9 लाख छुपाए हुए मिले और वे लखन को पकड़कर ले गए। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। बाबूजी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। लखन, तुमने चोरी की है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। नहीं नहीं बिरजू भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उस हार को देखा ही नहीं था। बाबूजी, यह लड़का रंगे हाथों पकड़ गया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे इसे सजा दिलाने के लिए अपने महल लेकर जाना ही होगा। बाबूजी, मुझे बचा लीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। आप मुझे जानते हैं, मैं चोरी के मामले में सोचा भी नहीं सकता। बुरे से बुरे वक्त में भी मैंने चोरी नहीं की, तो अब क्या करूँगा, मेरे विश्वास कीजिए। राजा के साथी लखन को साथ ले जाने लगे। तभी उनके पीछे से एक आवाज आई, रुकिए, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। सबने पीछे मुड़कर देखा तो लखन का बंदर पीछे खड़ा होकर बोल रहा था, महाराज, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। यह हार किसी ने जानबूझकर उसके झूले में डाला है। यह क्या, एक बोलने वाला बंदर? हाँ, मैं बोलने वाला बंदर हूँ। मेरे बचपन से लेकर भाई मुझसे बात करते आए हैं। ये रोज मुझसे ढेर सारी बातें करते हैं। उन्हें बोलते हुए और उनकी बातें सुनकर ही मैंने बोलना सीखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। अच्छा, तो तुम दावे के साथ कह रहे हो, तो तुम्हें यह भी पता होगा कि यह हार जानबूझकर इसकी झोली में किसने डाला? हाँ, मुझे पता है। इस बिरजू ने मेरे भाई के झूले में ये हार डाल दिया था।
नहीं नहीं बाबूजी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने सच में चोरी नहीं की है। तुम्हारी लड़खड़ाती हुई जुबान ने सब सच कह दिया है। बिरजू, मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगे। सब सच सच बताओ, तुमने चोरी क्यों की और उसका इल्जाम बेचारे लखन पर डालकर क्या करना चाहते थे तुम? बिरजू ने अपनी जलन के बारे में सब सच सच बाबा जी को बता दिया। महारानी के हार की चुराई के जुर्म में बिरजू को पकड़ लिया गया। फिर लखन, तुम्हारा यह बंदर सच में बड़े काम का है। यह हमारे राज्य की बड़ी मदद कर सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम इसके साथ गुपचुप बन जाओ और हमारे शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखो। इस बंदर पर किसी को शक नहीं होगा और तुम आसानी से सब पर नजर रख पाओगे। इस काम के बदले में तुम्हें बहुत धन दिया जाएगा। राजा जी की बात लखन को सही लगी। उसने हामी भरी। लखन अपने राज्य का पहला ऐसा गुपचुप साथी बन गया जिसका साथी एक बंदर था।